छोटी सी कहानी सुनाता हूँ पूना जी की। सर, प्लीज प्लीज सर। भारत का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम पूना में, हम्म, जिसको सिंधु ताई सबका, ताई मतलब दीदी होता है। हम्म, सिंधु ताई सबका, हालांकि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई हम्म। एट द एज ऑफ 74। उनकी छोटी सी कहानी ये है कि वो 25,000 बच्चों की माँ बनी अपने जीवन काल में। दूसरी आपको एक दर्दनाक स्टोरी बताता हूँ। जी सर। कल्पना, 86 ईयर्स ओल्ड, हम्म, उसको उसके बेटे ने और बेटे की वाइफ ने पूना स्टेशन पे बैठाया। बोला, माँ यहाँ बैठो, हम आधे घंटे में आए। फिर बेटा बेटे की बहू कभी नहीं आई। में अकॉर्डिंग टू हम्म, यूनिसेफ एस्टिमेट्स, हम्म। 2.89 करोड़ अबैंडन्ड, ऑर्फन्ड एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जिनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है। Would you like to share some specific stories ये that really? राजनंदिनी बोल करके 25 साल की यंग लेडी थी। तो राजनंदिनी को जब रेस्क्यू किया गया, ये मार्च 2022 की बात है। हम्म, 2 साल करीब करीब होने जा रहा है। जी सर। तो ये 25 साल की जो यंग लेडी थी राजनंदिनी, है कर्नाटक से। उसके माँ बाप की डेथ बचपन में हो चुकी थी। दादी के साथ वो पूना स्टेशन में रहती थी। दादी की भी डेथ होने के बाद वो एकदम छिप करके रहती थी पूना स्टेशन पे, मरनासन। 25 तीन साल साल से नहाई नहीं। so early age, okay. हाँ, माथे में कीड़े पड़े हैं। तो उसको रेस्क्यू करके लाया गया, तो उसकी ब्लड में, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था, चल नहीं पा रही थी। आश्रम में आते ही हम उनके कई तरह के पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं। और 25 साल की उम्र में अगर कोई लेडी आती है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सड़क पे रहने वाली लेडीज भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका रेस्क्यू कई बार करना पड़ता है। तो इनको जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हेमोग्लोबिन था 3। डॉक्टरों का कहना था ये सारे इसके वाइटल इतने लो हैं। मेरी वाइफ ने जब उसके माथे पे एक कपड़ा बंधा हुआ था उसको हटाया, तो हजारों लाखों जुएं, लाइस उसके माथे से नीचे गिरी। पीछे माथे पे एक बहुत बड़ा घाव। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, प्रेसिडेंट बिल्डिंग बिहार। और जैसा कि आप जानते हैं कि आई होस्ट अ शो इन द नेम अनफोल्ड विथ राहुल। और हमारा अभी करंट सीरीज जो चल रहा है उसका नाम है सेलिब्रिटीज इन कॉमनर्स। इस सीरीज में हम आपके हमारे बीच के कुछ ऐसे चुनिंदा पर्सनालिटीज को उठाते हैं और इनवाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने हमें हमें समाज में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए वो प्रेरित करते हैं हमें। अपने जीवन हमें दिशा देते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि अपने जीवन की जिम्मेवारियां जो हमारी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली, बट वी ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर नेशन एज वेल एज आवर सोसाइटी। तो इसी मार्गदर्शन के लिए हम अपने बीच के, आपके हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हम प्रेरणा ले सकें, ऐसे लोगों को हम अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करते हैं और आपका मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें बुलाते हैं, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। सो टुडे आवर गेस्ट इज अ वेरी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, CA, also a great philanthropist, a social worker, Mr. Rajiv Agrawal. I would like to welcome you on my platform, sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी, राहुल जी। Yeah. So, Rajiv sir, I would like to first begin with, tell us something about yourself. आप आपका बचपन कैसा था? आप क्या अभी करते हो? आपकी करियर आपका कैसा रहा? एंड व्हाट डू यू डू नाउ? अभी आप क्या करते हो? राहुल जी, आई वॉज born in a very small village in Bihar called Warsaliganj. Mhm. That is a very small place in the district of Gaya when I was born. Now, of course, that वो अभी नवादा जिला में हो गया है। Mhm. तो मैं एक अपने आप को कहता हूँ कि एक गर्वित, प्राउड बिहारी हूँ। Great. पूरे विश्व को अपना रंगमंच बनाने का अवसर दिया भगवान ने। Mhm. मेरा बचपन थोड़ा, वैसे तो हम लोग ठीक ठाक साधन के परिवार था, लेकिन मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। Okay. सो
हमारे घर में पुलिस आती थी उनको ढूंढने के लिए, जब वो फरार होकर कश्मीर वगैरह चले जाते थे। तो घर में हमारे 72 लोगों का जॉइंट फैमिली था, 72 लोगों की जॉइंट फैमिली एक छत के नीचे रहते थे वासलीगंज में। 72। हमारे दादाजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा मेरे पिताजी से, शंकर ऐसा है, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, अपने को ये शोभा नहीं देता, ये सब तुम जो तो स्वतंत्रता सेनागिरी करते हो ये छोड़ दो। Okay. लेकिन मेरे पिताजी बहुत जिद्दी थे, वो माने नहीं। तो एक तरह से उनको घर से निकाल दिया गया। तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने अकाउंटेंट की नौकरी की, 150 रुपया महीना उनकी तनख्वाह थी। तो हमारा बचपन बड़ा अभाव से गुजरा। Okay. आज जो मैं कर रहा हूँ उसकी प्रेरणा मुझे बचपन से मिली, कि दूसरों का दुख दर्द क्या होता है वो मुझे बचपन से मालूम था। बहुत मुश्किल से कुछ बैंक लोन वगैरह लेकर के मैंने पढ़ाई की। मैंने ग्रेजुएशन तक पटना में, पटना के यूनिवर्सिटी, पटना वाणिज्य महाविद्यालय, और मैं पटना यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स का टॉपर हूँ। फिर मैंने कलकत्ता में पोद्दार छात्र निवास बोल करके एक हॉस्टल है, वहाँ किसी तरह एडमिशन लेकर के और बैंक लोन लेकर के, थोड़ी मेरी तबीयत भी उस समय दिनों खराब रहती थी, जी। मैंने सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, कंपनी सेक्रेटरीशिप किया, सीएस, और एलएलबी किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग मोस्ट प्रेफर्ड थी, और वो मुझे मिल गई तो मैंने आईटीसी छोड़ दिया। Okay. 6 साल मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया, फिर इंडोनेशिया में काम किया, अमेरिका में काम किया। फिर 98 में जब हम वापस आए इंडिया, तो अहमदाबाद में एक लाल भाई ग्रुप है जिसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे 1998 में ज्वाइन किया। फिर 2004 में एक छोटी कंपनी थी निलॉन्स, जो मेनली पिकल उस समय बनाती थी, तो उसका सीईओ मैं ज्वाइन हुआ, 18 साल तक उसका सीईओ रहा। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 8 करोड़ था, उसको मतलब 60 गुना, 60 टाइम्स, 480 करोड़ पे लेके गए। Okay. Under your 16 leadership. years. Under your leadership. यस। एंड 120 टाइम्स, 120 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। फिर मेरे रिटायरमेंट को 7 साल बचे थे, लेकिन मेरे 50वें वर्ष मैंने जन्मदिन पे मैंने और मेरी पत्नी मीनाक्षी ने डिसाइड किया था, जो 16 अक्टूबर 2013 को, कि हम जब 58 के हो जाएंगे तो अपने लिए काम नहीं करेंगे, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। मेरा पूरा जीवन ही इस तरह से जिया मैंने, भगवान की दया से, कि ज्यादा रहा या कम रहा हमेशा दूसरों के काम आए। हॉस्टल जीवन में भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं मेरे, जो मेरे आने के हॉस्टल छोड़ने के 20 साल बाद भी लोग पोद्दार छात्र निवास कलकत्ता में आए, उनको मेरी कहानियां सुनने को मिलती थी कि एक पागल रहता था यार। सर आप अभी क्या करते हो, उसके बाद फिर मैं आई विल कम बैक टू योर स्टोरी फ्रॉम योर हॉस्टल लाइफ। अभी मैंने 2020 में, जब मैं 58 के आसपास हो गया था, तो हमने अपने जो डिसाइड किया था, जो संकल्प लिया था, उसके हिसाब से मैंने और मेरी वाइफ मीनाक्षी ने अपना बचा हुआ जीवन और जीवन में जो कमाया बचाया था उसको थोड़ा सा अपने रिटायरमेंट के लिए अलग किया, और बाकी हमने 2 तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हमने, जो समाज और देश के लिए हैं। पहला जो हमने शुरू किया वो है हमारे देश के लास्ट मार्जिनलाइज लोग, जो हमारे ह्यूमैनिटी के, जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है उसके लास्ट लोग, जो भीख तक नहीं मांग सकते, सड़कों पे रहते हैं, वर्षों से नहाए नहीं हैं, शरीर में कीड़े पड़े हैं, एचआईवी, कैंसर, लेप्रोसी, मानसिक बीमारियां, घातक बीमारियां हैं, और सड़क पे एक दर्दनाक मौत का इंतजार कर रहे हैं, अपने ही लोगों द्वारा घर से निकाले गए हैं। ऐसे लोग जो अपने ही बेटे बेटियों द्वारा घर से निकाले गए हैं, उनको ला करके एक घर देने का काम हमने 6 मार्च 2022, लगभग 2 साल पहले शुरू किया। 2 किराए की बिल्डिंग्स में हमने ऐसे लोगों को ला करके स्वच्छ और कंफर्टेबल आवास, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड, क्लोथिंग, सारी मेडिसिन, रिक्वायर्ड सर्जरी एंड राउंड द क्लॉक केयर विद लव एंड डिग्निटी, ये देना शुरू किया। Sir, I think this is where Majha Ghar comes into picture, because when Yes. you for my audience, he is also the founder of Majha Ghar, which is, I think, sir will tell more about it. So you are the founder of Majha Ghar, right, sir? Yes, together with my wife, who is the co-founder. Okay. We founded this towards the end of 2021. Okay. And with a prayer to God,
we had a grand vision Mhm. that, okay, there are lots of, these kind of destitute homes and orphanage, जहां 20, 25, 50, 100 हो गए तो लोग सेटिस्फाइड है कि चलो 100 लोगों का भला हो रहा है। Mhm. लेकिन हमारी भगवान से प्रार्थना थी शुरू दिन से कि 4000 प्लस का एक मेगा डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट कैंपस हम बनाने पर काम करेंगे। Okay. जब मैंने, और दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने लिया वो है ऑर्फन अबैंडर्ड एंड स्ट्रीट गर्ल्स ऑफ इंडिया। Mhm. भारत में अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ Mhm. एस्टिमेट्स Mhm. 2.89 करोड़ अबैंडन्ड, ऑर्फन्ड एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जिनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है। उनको बेगिंग सिंडिकेट्स यूज करता है, उनमें फियर क्रिएट करने के कारण उनको मारा जाता है, और जो ये बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, जो बॉन्डेड लेबर गैंग्स होते हैं वो उनको उठा के ले जाते हैं। और हमारे जो एक भारत के एक नोबेल प्राइज विनर हैं कैलाश सत्यार्थी जी, वो बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन का उनका मुख्य ध्येय है कि जिन लोगों को बॉन्डेड लेबर गैंग्स उठा के ले गए हैं उनको छुड़ाया जाए। तो हम उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि ये जो भारत की, और खासकर हमारा फोकस जो है वो लेडीज पे, बच्चियों पे, Mhm. कि उनको बहुत हॉरिबल जगह में बेच दिया जाता है, रेड लाइट एरिया, फ्लैश ट्रेड में बेच दिया जाता है, और उनकी जिंदगी और गरिमा और डिग्निटी सदा के लिए हर ली जाती है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलता, एंड देयर लाइफ इज डूम्ड। Sir, here I have a question. Like इस तरह की कहानियां हम डेफिनेटली बहुत सुनते रहते हैं, बट ये एक मुख्य उद्देश्य भी था कि हम आप जैसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किए, एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू हैव एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन कि इस तरह के सिंडिकेट्स ये काम कैसे करते हैं, एंड हाउ कैन व्हाई डज गवर्नमेंट doesn't do anything, or I will not say that, if even if they try to do it, why are we not able to stop this even after so long of since we got our independence? तो इतने लंबे आजादी के इतने दिन बाद भी अगर इस तरह की कहानियां हम सुनते हैं कि बच्चियों को फ्लैश ट्रेड में और बच्चों को बहुत ही टॉर्चरस इन्वायरमेंट में रखकर उनसे बेगिंग करवाई जाती है, so why are we not able to stop them? I would like to take the point of view, your point of view, because you have dealt with it very closely. स्पेशली इंडिया में एक और कारण है, वो कारण है करप्शन। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे दूसरी एजेंसीज हो, समाज कल्याण विभाग है, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके अधिकारी अगर जानते हैं तो वो अलाउ करते हैं, मिली भगत होती है। तो उनको मालूम है कि ये बेगिंग सिंडिकेट इनसे बेगिंग करा रहा है, तो लेकिन ये जो सिंडिकेट है उनको बहुत पीटते हैं ताकि उनके अंदर में फियर हो, वो जो पैसा बेगिंग में आया उसमें से कुछ रख ना ले। तो इसमें एक, जैसे बोलते हैं ना, हफ्ता या हिस्सा पुलिस का भी होता है। Oh, that's so unfortunate. हाँ, और आज ये तथ्य है, और जो बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी जी का जिनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए, वो तो 30-40 साल से काम कर रहे हैं इस पर, और हर दिन उनको नए नए लोग मिल रहे हैं, उन पर अटैक होता है। क्योंकि जब हम बेगिंग सिंडिकेट से, बंधुआ मजदूरी गैंग से, फ्लैश ट्रेड से बच्चों को छुड़ा के लाना शुरू करेंगे, जो हमारा बड़ा डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट कैंपस बन रहा है, तो उसमें हमारे पर भी खतरा रहेगा, लेकिन उन खतरों से डर करके ये काम नहीं हो सकता। Have आज you जो, faced that any such incident in your life? Like आपने कोई नहीं, अभी तक ऐसा हम पर कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा फोकस अभी 99% डेस्टिट्यूट पे है, जिनको कोई छूना भी नहीं चाहता। देखना तो, मतलब छूना तो दूर, देख भी नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में लोग आते हैं। तो उनको सेवा शुश्रूषा करके, और ये ओल्ड एज होम नहीं है हमारा, 18 से लेके डिग्निटी, 18 से लेके 100 तक जो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे उनको डिग्निटी देना। और भारत की जो बच्चियां हैं जो सड़क पे हैं, अबैंडन्ड हैं, उनको एम्पावरमेंट देना। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? उनको पढ़ाना लिखाना, उनको सेफ होम देना, उनकी सारी आवश्यकताओं का पूरा करना, जहां तक वो पढ़ सकती हैं पढ़ाना, फिर उनको जॉब में प्लेस करना, और जॉब में प्लेस होने के बाद उनकी शादी करना। so would you like to share some success stories, sir, जहां आपने बच्चियों पर काम किया, उनको पढ़ाया लिखाया, and they are doing something great in their life, so that my audience gets. मैं अभी सक्सेस स्टोरीज ज्यादा करके डेस्टिट्यूट के बारे में है,
विजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जी मैं समझ गया जी। हाँ, मैं डेस्टिट्यूट की सक्सेस स्टोरीज आपको बताऊंगा। जी सर। तो अभी तो जो बच्चे हमारे यहाँ वो छोटे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाते हैं। उनको मतलब हमारे जो कर्मचारी हैं उनका ट्यूशन होमवर्क, ट्यूशन की ट्यूटर की तरह काम भी करते हैं उनको। और वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, जो भी बनना चाहें। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि उनको पढ़ा के जॉब में प्लेस करके हम आश्रम से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो 22 साल 25 साल की उम्र में अगर अकेले वापस से उनको समाज में छोड़ दिया गया तो फिर से वल्नरेबल है। तो उनकी शादी करके, ताकि एक पति उनके साथ है और एक प्रॉपर फैमिली लाइफ है और वो सेफ हो सके, तो उनकी शादी करने का भी विजन है। 10 एकड़ की जमीन फाइनल कर दी है। ओके। और उसमें 6 महीने लगेंगे सारे अप्रूवल लेने में। 6 महीने बाद कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। फर्स्ट फेज में 1000 लोगों का बनेगा। इस तरह 4 फेज में 4200 लोगों के रहने का वहां बनाया जाएगा। जो ये डेस्टिट्यूट है 18 से 100 तक के, उसमें 90% लोग मेंटली सिक होते हैं। चाहे उनको डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, सैकड़ों तरह की मानसिक बीमारियां होती है। इनका टेक केयर करना आसान नहीं होता। घर में एक भी अगर कैंसर का मरीज हो या मेंटली सिक हो तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। आज हमारा परिवार 200 लोगों से ज्यादा का है। हम लोगों ने 2 साल में 486 लोगों को हेल्प किया है। ओके। उसमें 150 से ज्यादा लोगों की जिंदगी फिर से शुरू की है। जिंदगी फिर से शुरू करने का मतलब क्या है कि वो 25 साल 50 साल 45 साल के लोग थे, उनकी 1 साल 1.5 साल सेवा होने के बाद वो मानसिक शारीरिक रूप से ठीक हो गए। तो यहाँ हमने लोकल कंपनियों से टाई अप कर रखा है, उनको नौकरी पे लगाते हैं। पुलिस की मदद से हम उनके परिवार को ढूंढते हैं और उनके परिवार से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि इनको आप वापस लीजिए, ताकि इनका जिंदगी फिर से एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए शुरू हो सके। तो वो काम हमने करीब 150 लोगों से ज्यादा लोगों की जिंदगी फिर से शुरू की है, जिसको पुनर्वास कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं, वो किया है। Sir, would you like to share some specific stories so that यस, yeah, यस। I'll also और put that on. हमारे 5 हॉस्पिटल से यहाँ पे टाई अप है। यहाँ पे भयंकर से भयंकर बीमारी का इलाज हम करवाते हैं। 7 डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें 2 साइकेट्रिस्ट हैं, 2 जनरल फिजिशियन हैं, एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एक डेंटल सर्जन है और एक स्किन स्पेशलिस्ट है। ये 7 डॉक्टर फ्री सेवा देते हैं हमारे यहाँ। फ्री? फ्री, वो कोई पैसा चार्ज नहीं करता। Okay. और प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ आदित्य बिरला हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिम्बायोसिस हॉस्पिटल है, उनसे हमने टाई अप किया है, जहाँ बहुत नॉमिनल चार्ज दे करके। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनका डायलिसिस रोज करवाना पड़ता है। तो 42 लोगों की डेथ भी हुई है, जिनका दाह संस्कार पूरी गरिमा के साथ किया गया। और हम जो लोग थोड़ा ठीक हो गए हैं उनको अपना घर भरतपुर हम भेज देते हैं, ताकि हमारे यहाँ सीट खाली हो। अपना घर भरतपुर विश्व का सबसे बड़ा डिस्ट्रीट्यूट होम है, जहाँ 5000 लोग एक कैंपस में रहते हैं। ओके। तो इस तरह से 486 लोगों की अभी तक हम हेल्प कर चुके हैं 2 साल में। तो मैंने एक सवाल पूछा कि कुछ कहानियां जिसमें यू वर एबल टू एम्प्लॉय देम, गेट देम बैक टू एम्प्लॉयमेंट एंड गेट देम बैक टू देयर फैमिलीज, ऐसी कुछ कहानियां, कोई स्पेसिफिक स्टोरीज अगर आप शेयर करना चाहें। बहुत सारी कहानियां हैं, 486 कहानियां हैं। तो एक दो कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी सर। नहीं तो क्या होगा कि उन कहानियों में नहीं आप सर, मुझे अगर बुलवाना चाहेंगे तो मैं 10 घंटे तक भी बोल सकता हूँ। नहीं सर, मुझे एक दो कहानियां ही बताएं हाँ, ताकि तो एक राजनंदिनी बोल करके 25 साल की यंग लेडी थी, जिसको पूना स्टेशन से जीआरपी, जानते हैं ना, जनरल रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस और पुलिस काम में बहुत सहयोग मिलता है। सब पुलिस कमिश्नर तक ने पूना और बॉम्बे के सभी पुलिस थानों को लिखा हुआ है कि ये जेन्युइन आश्रम रन बाय जेन्युइन पीपल, जिसको भी इस तरह की तकलीफ है आप उनको इस आश्रम में पहुंचाएं। तो पुलिस भी रात को 2 बजे भी ऐसा वाकया हुआ है कि पुलिस लेके आती है कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, ये तो पानी में भीग रहे थे, इनका पैर सड़ा हुआ है, हम इनको पहुंचाने आए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को बॉम्बे पुलिस ने, पूना पुलिस ने हमारे यहाँ पहुंचाया है। तो राजनंदिनी को जब रेस्क्यू किया गया, ये मार्च 2022 की बात है, 2 साल करीब करीब होने जा रहा है। जी सर। तो ये 25 साल की जो यंग लेडी थी राजनंदिनी, है कर्नाटक से। उसके माँ बाप की डेथ बचपन में हो चुकी थी। दादी के साथ वो पूना स्टेशन में रहती थी। दादी की भी डेथ होने के बाद वो एकदम छिप करके रहती थी पूना स्टेशन पे, मरनासन। 3 साल से नहाई नहीं। सो अर्ली एज। ओके। हाँ, माथे में कीड़े पड़े हैं, तो उसको रेस्क्यू करके लाया गया। तो उसके ब्लड में, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था, चल नहीं पा रही थी। तो आश्रम में आते ही हम उनके कई तरह के पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं।
और 25 साल की उम्र में अगर कोई लेडी आती है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सड़क पे रहने वाली लेडीज भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका रेस्क्यू कई बार करना पड़ता है। तो इनको जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हेमोग्लोबिन था 3। डॉक्टरों का कहना था ये सारे इसके वाइटल इतने लो हैं, कैसे ये जी रही है, ये बचेगी नहीं। मेरी वाइफ ने जब उसके माथे पे एक कपड़ा बंधा हुआ था उसको हटाया तो हजारों लाखों जुएं, लाइस उसके माथे से नीचे गिरी, पीछे माथे पे एक बहुत बड़ा घाव। हमने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में राजनंदिनी को भर्ती किया। 1 महीने तक 2 डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चला, एलीट हॉस्पिटल में और सिम्बायोसिस में। और उसके बाद 1.5 महीने तक उनकी सेवा हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद बहुत सघन तरीके से, इंटेंसिव तरीके से आश्रम में हुई। आज वो लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म हो गई है। सारे शी इज सो थ्राइविंग, सो चीयरफुल। आज म्यूजिक बजने की देर है कि वो डांस करना शुरू कर देती है। लाइफ फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड। शी वॉज अबाउट टू डाई और 25 साल की उम्र में अब वो, चूंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो आश्रम छोड़ करके जाना नहीं चाहती है, तो अगले 50 साल भी वो जीवित रहेगी। तो 50 साल तक आश्रम उनका टेक केयर करेगा। सांसारिक तौर पर देखा जाए तो 50 साल में करोड़ों रुपए एक व्यक्ति पे खर्च होंगे। ओके। हाँ, दूसरी आपको एक दर्दनाक स्टोरी बताता हूँ। कल्पना अम्मा, 86 ईयर्स ओल्ड। उसको उसके बेटे ने और बेटे की वाइफ ने पूना स्टेशन पे बैठाया, बोला माँ यहाँ बैठो, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। फिर बेटा बेटे की बहू कभी नहीं आए। 3 साल तक वो बैठ तक नहीं सकती थी कल्पना अम्मा, वहां पे खा नहीं सकती थी, कोई भीख में उसको पास कुछ रख भी देता था तो उठा के खा नहीं सकती थी। फिर रेलवे पुलिस का फोन आया, हमने उनको रेस्क्यू किया। She couldn't even go back to her home. उनका घर भी नहीं नो था। नो नो, वो स्थिति में ही नहीं थी, खड़े होने की स्थिति में ही नहीं थी। ओके ओके ओके। तो उनको लाया गया आश्रम में। 10 दिन तक वो बोल नहीं पाई, उनकी सेवा वगैरह हुई। 10 दिन बाद वो बोलने की कंडीशन में आई। मेरी वाइफ उनके साथ बैठ करके पूछी, उसको अपने बेटे का मोबाइल नंबर याद था। मेरी वाइफ मीनाक्षी को उन्होंने अपने बेटे का नाम और मोबाइल नंबर दिया। मेरी वाइफ ने उनको फोन करके बुलाया कि तुम्हारी माँ यहाँ पे है, आओ। अपनी वाइफ के साथ आया। तो मेरी वाइफ थोड़ा सा उसको पर हल्का सा गुस्सा हुई आने पर कि माँ है, 86 साल की है, बैठ नहीं पाती है, तुमने कैसे इसको छोड़ दिया? तुमको पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुमने कैसे इनको छोड़ दिया? इनको घर लेके जाओ। कुछ नहीं बोल रहा था उसका बेटा। फिर उसकी वाइफ टॉयलेट यूज करने के लिए आश्रम में दूसरे जगह गई तो उसका बेटा मेरी वाइफ को हाथ जोड़ करके बोला, ताई, ताई का मतलब दीदी होता है महाराष्ट्र में, दीदी आप इनको छोड़ो मत, नहीं तो मेरी वाइफ इनको किसी ना किसी तरह से जान से मार देगी। बिल्कुल पटती नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं डिवोर्स नहीं कर सकता। मेरी वाइफ को समझ में आ गया। मैंने बोला ठीक है जाओ, अभी जब तक जिंदा रहेंगे इनका टेक केयर यहीं पे होगा, लेकिन तुम कभी कभी मिलने आ जाना। Getting goosebumps, you know, ये हकीकत है। ये समाज की हकीकत है। और एक स्मॉल परसेंटेज अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहा है, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। एक स्मॉल परसेंटेज, लेस देन 1% भी अगर अपने माँ बाप को निकाले तो एक बड़ा नंबर है। मैंने जैसे बताया 2.89 करोड़ ऑर्फन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिसमें सिर्फ 5 लाख को इंस्टीट्यूशनल हेल्प मिल रही है। मतलब 2.84 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको हेल्प नहीं मिल रही है। भारत में 1.8 करोड़ बेघर, लाचार, लावारिस, बीमार लोग सड़कों पे, मंदिरों के सामने, रेलवे स्टेशन पे हैं, जिसमें से 10 लाख लोगों को हेल्प मिल रही है। 1.7 करोड़ लोगों को हेल्प चाहिए। विश्व के एक बहुत बड़े निवेशक वॉरेन बफे ने कहा था कि अगर आप विश्व के 10% टॉप लोगों में हैं तो आपका यह दायित्व है कि बैलेंस 90% के बारे में आप सोचें। अपने लिए तो एक मक्खी और कीड़ा भी जीता है। अगर भारत में ये दोनों तरह के लोग मिलाकर के 4.5 करोड़ हैं, हम तो 140 करोड़ लोग हैं। बिग नंबर। 20 लोग भी अगर एक आदमी का, 30 लोग भी एक आदमी का ख्याल रख लें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम इंडिफरेंट हैं, देखते हैं तकलीफ को और अपना मुंह मोड़ लेते हैं। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सुबुद्धि दी और उन्होंने भगवत प्रेरणा से, और मेरी और भी एक धन्यवाद का कारण है भगवान को कि मेरी वाइफ मेरे से ज्यादा सेवा भाव में है। अगर वाइफ साथ न दे तो अपनी कमाई हुई पैसे और अपना जीवन इस चीज में लगाना मुश्किल है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू मीनाक्षी मैम ओनली कि
उन्होंने पहली बात आपने बताई कि वो अपने हाथ से विथ यूजिंग ऑल द वट एवर प्रोटेक्शन ही कैन, वो अपने हाथ से लोगों की सेवा करती हैं जब डेस्टिट्यूट्स आपके उस माजा घर पर आते हैं। तो हाउ आर यू एबल टू मैनेज, हाउ इज शी एबल टू, क्योंकि आज तो लोग अपने परिवार के लिए ये भावना नहीं रखते हैं, अपनी फैमिली में भी लोग घृणा करते हैं कि हाँ गंदगी है, मतलब मुझे हाइजीन मेंटेन करना है। घर में बूढ़े माँ बाप भी अगर हैं और वो अगर कपड़े में शौच हो गया तो घर की औरतें परहेज करती हैं। बट ऐसे समाज में मीनाक्षी मैम का, यू आर, आई नो दैट यू आर वेरी मच लकी दैट आप दोनों के एस्पिरेशंस और गोल्स सेम है। बट हाउ आर यू एबल टू डू दिस, व्हाट इज दैट मोटिवेशन? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। एट द सेम टाइम आई वुड आल्सो लाइक कि आप समाज को मैसेज भी दें कि जिनके अंदर ये इस तरह की घृणा वाली फीलिंग होती है ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज भी है सर, सो दैट वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव? राहुल जी, सेवा जो है ना भाव से होती है। अगर आपके दिल में भाव है ना तो आप जरूर कर पाएंगे। वो जरूर ग्लव्स लगा लेती हैं, मास्क पहन लेती हैं, एक अपने आप का बचाव करने के लिए कि किसी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उनको। तो ये जो भगवान तैयार करता है, बचपन से मेरे अंदर और मीनाक्षी के अंदर सेवा भाव था, तो हम जहां भी रहे, हॉस्टल में रहे या आसपास के लोगों को इस तरह से सेवा कर पाए, क्योंकि भाव था। आज बहुत सारे लोग कर पाते हैं इस तरह का काम, क्योंकि देखिए, जिस चीज में खुशी मिलती है इंसान उस काम को करना चाहता है। कुछ लोगों को पैसा कमाने में खुशी मिलती है, तो पैसा कमाने के लिए वो 2 जॉब भी करते हैं। आज आईटी वाले रात में सोएंगे नहीं और काम करेंगे। एंटरप्रेन्योर जो आज कंपनियां बना रहे हैं वो 20-20 घंटे काम करते हैं। तो बात आ जाती है किस चीज से आपको किक मिल रहा है। मैं जब 45 के बाद मुझे पैसे से किक मिलना बंद हो गया। किक किससे मिलता था कि इसकी कुछ भलाई हो पाई, इसके जीवन में मुस्कान आ पाई। तो फिर मैंने मीनाक्षी ने बात किया कि क्यों ना वो काम करे जिस चीज से किक मिलता है। तो मैं कहता हूं कि मैं हाथ जोड़ करके, संदेश तो क्या, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई दुख दर्द दिखाई पड़े समाज के हर व्यक्ति से, वर्ल्ड के हर एक नागरिक से, भारत के हर एक नागरिक से, तो आप उसमें कुछ एक्शन लेने की कोशिश करिए। भले उसको आप सरकारी हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका गूगल करें और उनको वहां तक पहुंचाएं, या उनको फोन करें, वो लेके जाएं। और आप करके देखो, जो सेटिस्फेक्शन 1 करोड़ रुपया कमाने में नहीं होगा, वो सेटिस्फेक्शन आपको, जो कहते हैं ना, कुछ चीजें एडिक्टिव होती है, आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, एडिक्शन बन जाएगा। क्योंकि उसमें किक मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें संतोष और सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए। ब्यूटीफुल। So, sir, coming back to Kalpana, my story. So, is she continuing to live with you all, or? Yes, she continues to live with Rajnandini and Kalpana Amma both continue to live with us. कल्पना अम्मा एट स्टेज, इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता है। वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक उनकी सेवा होगी। और उनके बच्चे बहुत आते हैं सारी मिलने के कहानियां लिए? हैं। हाँ, उनके बच्चे उनका आते बेटा हैं? आता है, 3-4 महीने में एक बार मिलके जाता है। ओके ओके। लेकिन बोलता है कि आप इनको रिलीज मत करो, मैं रखने को तैयार हूँ, मेरी वाइफ रखने को तैयार नहीं है। वो किसी तरह इसको कुछ भी स्लो पॉइजन ये सब दे करके गला घोट करके मार देगी। सो अनफॉर्चुनेट। सो अनफॉर्चुनेट। और ये जो आपने मैसेज दिया कि समाज में अगर आप देखते हो बगल अगल में किस तरह के अगर डेस्टिट्यूट हैं तो उनको प्लीज हेल्प करो या फिर करेक्ट जगह पर उनको ले जाओ। इसकी शुरुआत आप घर से करो। अगर इफ यू आर नॉट डूइंग योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड वंस इन योर फैमिली, देन इन योर फैमिली और इन योर नेबरहुड, देन आई थिंक आई विल जस्ट ऐड टू योर पॉइंट सर कि आप ये शुरुआत पहले अपनी घर से करो। अपना अपना घर अगर सब संभाल लें तो एक बड़ा नंबर इसमें से हम घटा सकते हैं, और किसी तीसरे को जिसका कोई नहीं है उसको इस तरह की मदद दी जा सके। सो या coming back to your sir, your story. So after that, I think around 260 families you said, right? You were able to help. नहीं, टोटल अभी तक 486 लोगों को हेल्प कर चुके हैं जी सर। हमारे यहाँ 193 लोग रह रहे हैं, और 100 से ज्यादा लोगों को हमने अपना घर भरतपुर ट्रांसफर किया है, और 42 लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह से ये 24 आवर केयर का आश्रम है। हमारे पास लगभग नंबर वेरी करता रहता है, 36 से 40 एम्प्लॉई हैं, जिसमें क्वालिफाइड नर्सेज जो हम लोग कैंपस में 24 आवर्स रखते हैं, टेक केयर करने वाली महिलाएं और पुरुष आश्रम में पुरुष, खाना बनाने वाले, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, वॉचमैन, ऑफिस स्टाफ, इस तरह से काउंसलर्स जो इनको बिजी रखे। जो लोग बेड रिडन हैं उनका तो बेड पे ही सब कुछ होता है। दोनों आश्रम मिला के करीब 58 लोग बेड रिडन हैं,
तो उनका दिन में 4 बार डायपर बेड पे चेंज होगा, हम्म, उनको 4 बार खाना बेड पे खिलाया जाएगा, हम्म, उनकी दिनचर्या जो है दैनिक वो बेड पे कराई जाएगी। तो इसीलिए हमें सेवा साथी, टेक केयर करने वाली, महाराष्ट्र में मौसीज बोलते हैं उनको, मौसी या मामा, जी, तो वो लोग की जरूरत रहती है। तो 40 एम्प्लॉई हैं और हम एम्प्लॉइज को मार्केट रेट से बेटर देते हैं ताकि वो खुश रहें। वो खुश रहें तो हमारे प्रभु जी खुश रहेंगे। हम जो डेस्टिट्यूट है उनको प्रभु जी बोलते हैं, ओके, मतलब वो भगवान का रूप है। वो हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, हम उनको सेवा दे नहीं रही, वो हमसे सेवा ले रहे हैं। ओके, तो हमने 3 प्रतिज्ञा की थी हम्म, स्टार्ट करते समय जी, कि हम जहां रह नहीं सकते वहां इनको रखेंगे नहीं। तो हमारे घर की तरह आश्रम साफ सुथरा होना चाहिए। हम्म, और हमने इतने आश्रम घूम के देखे सीखने के लिए, जहां पे बेड रिडन लोग हैं तो गंद आ रही है, बर्तन जूठे पड़े हैं, मक्खियां भिनभिना रही है, टॉयलेट गंदे हैं। हमने बोला ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें, करना क्या पड़ेगा वो करो। beautiful, दूसरी प्रतिज्ञा हमने की कि जो हम खुद खाएंगे नहीं इनको खिलाएंगे नहीं। तो हम अपना लंच भी वहीं लेते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जो खाना होता है, ऐसा नहीं कि कई आश्रम में देखा हमने दाल चावल दे दिया, हम्म, इसी तरह खा लिया। तो हम लोग इनके, ये भी इंसान है, वीक में 2 बार हम स्पेशल खाना देते हैं, हम्म, वीक में 4 बार इनको फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है, 3 महीने में 1 बार जो बेड रिडन नहीं है उनको पिकनिक पे ले जाते हैं। अच्छा, तो इनको एक पारिवारिक जीवन देने की पारिवारिक जीवन कोशिश में, रहती है। तीसरा हमारा प्रतिज्ञा थी कि इनमें से 90% लोग मेंटली बीमार हैं, वो हमें डांटे भी मारे भी तो भी हम हाथ जोड़ के बात करें, क्योंकि उनका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। हम्म, भगवान की दया से अच्छे साइकेट्रिस्ट मिले हैं तो उनके सिम्टम कंट्रोल में चलते हैं, कुछ लोग ठीक भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर का कहना है कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, अभी ठीक नहीं होंगे, केवल दवाई पे चलते रहेंगे। तो दिन में 3 बार दवाइयां दी जाती है। हर एक प्रभु जी का डब्बा बना हुआ है, मॉर्निंग में इनको ये देना है, दोपहर में ये देना है, रात में ये देना है। तो क्वालिफाइड नर्सेज हैं कैंपस में, वो लोग करते हैं। तो इस तरह से जो बच्चियां हैं सर उनको यहाँ हम पर लोग मेरा एक सवाल है, आई थिंक बाय बर्थ ओनली आप शुरू से बड़े स्ट्रॉन्ग में स्वभाव के हैं, गुस्सा कम आता है, या फिर क्योंकि मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि इवन फैमिली मेंबर्स के साथ हम जैसे जैसे माँ बाप दादा दादी ओल्ड एज पे आते हैं तो उनका चिढ़ना, वो बड़ा चिढ़ना गुस्सा होना बड़ा लाजमी हो जाता है, और उनके इस रिएक्शन पे हम यंगर वंस यंगर जनरेशन मतलब वी रिएक्ट टू देम, आई हैव सीन इन मेनी प्लेसेस कि ऐसा होता है कि उन्होंने अगर चिढ़ कर कुछ कहा या फिर बार बार एक बात को कह रहे हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं। तो हाउ डू यू फेस इट विथ सो मच ऑफ, जैसे आपने कहा कि हाथ जोड़कर हम चुपचाप उनकी बात को सुनते हैं जब आपको उस तरह के मेंटली वीक या फिर ओल्ड एज के लोग गुस्सा करते हैं हमारे घर के, तो आप बड़े ही पेशेंस से इसको हैंडल करते हो, सो हाउ डज दैट कम? मेरे से ज्यादा पेशेंस मेरी वाइफ में है। ओके, हाँ, मेरा पेशेंस डेवलप हुआ है। एज ए सीईओ में पेशेंट आदमी नहीं था, ओके, इम्पेशेंट सीईओ था, जिसको क्रोध भी आता था। ओके, लेकिन परिस्थिति बदली तो अपना आपको बदला मैंने, कि इन लोगों को प्यार की जरूरत है, केवल खाना और आवाज की जरूरत नहीं है। इनके जीवन में बहुत अकेलापन है, ट्रॉमा है, तो इनको प्यार की जरूरत है। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग ये कर पाए। और जो हम लोग 2 आदमी की टीम शीर्ष पे है, मैं मेरी वाइफ, हम लोगों ने देखा इनके जीवन में कितना दुख है, तो वो हम उस हिसाब से अपना बिहेवियर मॉडरेट कर पाए हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ओके, आज बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है वो बोलते हैं हमें घर जाना है, ओके, परेशान करेंगे दिन भर, घर जाना है घर जाना है। न तो उनका कोई घर है, और घर वाले मिल भी गए हैं तो लेने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका हम सुनते हैं, हाँ हाँ कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, पुलिस से बात की है, जैसे ही मिल जाएगा आपका घर, आपको घर ले जाएंगे। उनका अटका हुआ है। एक समय वो खुशहाल थे, फैमिली वाले थे, हम्म, तो आज भले उनकी फैमिली उनको वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका मन होता है वो पुरानी जो आदि यादें हैं। तो इन सब ट्रॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने हर एक आश्रम में 2 क्वालिफाइड काउंसलर रखे, ओके, जो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं, और इनको वो बिजी रखते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, योगा है, कलरिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, डांसिंग है, कैरम है, अदर बोर्ड गेम्स है, टीवी टाइम है, और काउंसलिंग है 1-on-1। तो आप भारत में मेरी, मैं जो करीब 28 आश्रम में गया हूं, कभी मुझे कहीं भी काउंसलर्स नहीं मिले। तो हमने इनको काउंसलिंग जो देना शुरू किया, इनको बिजी रखना शुरू किया, तो हर आदमी खुश है। मतलब बहुत ही बेसिक्स पर जाकर आप इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हो, आप नॉट ये ओनली कि बेसिक्स जो है, मेडिकेशन। बेसिक नीड पर दूसरे लोग रखते हैं, हम बेसिक प्लस 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 पे जाते हैं कि इनको काउंसलिंग भी देनी है, इनको बिजी भी रखना है, इनको पिकनिक पे भी ले जाना है। जी, तो केवल दाल चावल दे दिया, पुराने कपड़े दे दिए, हम इनको पुराने कपड़े भी नहीं देते। हमारे यहाँ टेलर बैठती है,
ओके, जो इनका यूनिफॉर्म नया बना के देती है। तो सवाल है कि एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए इनकी। डिग्निफाइड लाइफ, या। हाँ, तो इस तरह से और सर जो यहाँ पर, बेसिक प्लस 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 का सिद्धांत लेके हम चले कि जी बेसिक सर, जरूरतें तो मेरा पूरी। एक और क्वेश्चन है कि जैसे इस तरह की स्टोरी दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, जैसा नंबर्स आपने बताया कि ये डेस्टिट्यूट्स का नंबर बहुत ह्यूज है। जो वेल टू डू है उनके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली, अगर हम 30 लोग भी मिलकर, जैसा आपने बताया, एक फैमिली का टेक केयर करें तो भी दिस वर्ल्ड विल बिकम हेवन। बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द रीजन? एक तो आपने कारण बताया कल्पना अम्मा के केस में कि हाँ, उनकी डॉटर इन लॉ ड्यू टू वट एवर रीजन शी वाज नॉट रेडी टू टेक हर बैक। बट इसके अलावा क्या क्या कारण है जिसके चलते फैमिलीज इवन आफ्टर बीइंग आइडेंटिफाइड, वो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट देम बैक? इज इट सम इकोनॉमिक रीजन कि हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, वी आर नॉट केपेबल इनफ, और इट इज जस्ट कि मैं इस जिम्मेवारी से भागना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर बर्डन, दे कंसीडर दिस एज अ बर्डन मे बी। व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस? हर एक तरह का रीजन है, आपने जो कहा इकोनॉमिक रीजन भी है। कुछ फैमिलीज बोलती है इनकी इतनी दवाइयां चल रही है, इनको टेक केयर के लिए एक आदमी पर एक आदमी लग रहा है, तो हमारी औकात नहीं है कि इनकी हम दवा करा सके या इन पर एक आदमी लगा सकें जो इनको हेल्प करे। वो इकोनॉमिक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है भयंकर झगड़ा या आपस में बनना नहीं। तो मान लीजिए कल्पना अम्मा की जो बहू है और बेटे हैं, उनसे इतना ज्यादा संबंध बिगड़ गए थे कि वो बोलते हैं कि हम इनको वापस ले जाएंगे तो वो झगड़े फिर से चालू हो जाएंगे, और ये फिर घर, माने या तो घर छोड़ के भाग जाएंगी या हमें फिर से इनको हटाना पड़ेगा। तीसरा है अपैथी, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जिसमें अगर एक निराश्रित बुआ है घर में तो उसके लिए जगह नहीं है, निराश्रित माँ बाप हैं तो उनके लिए जगह नहीं है। तो ये जो मैं का एक यूनिट फैमिली में आ गया है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, वो एक कारण हो गया है। तीसरा है कि ये लोग मिसट्रीट जब किए जाते हैं तो इनमें से कुछ लोग खुद ही घर छोड़ के भाग जाते हैं। Okay. एक केस हमारे पास बनारस की 75 साल की आई थी, उसको अल्टीमेटली उसके बच्चे ने ले लिया। उसकी वाइफ क्या करती थी, पहले दाल चावल बना करके सास को खिला दिया, फिर सब्जी बनाती थी या मिठाई बनाती थी या कुछ और बनाती थी जिसमें बाकी लोग खाते थे। उसकी आंखें तो है, सास को दिखाई देता था कि बहू मेरी, मेरे को तो दाल चावल या रोटी सब्जी दे देती है और बाकी परिवार अच्छे से खाता है दूसरी चीजें भी। तो वो नाराज होकर घर से भाग गई, ट्रेन पकड़ा, यहाँ पूना में उतर गई। पूना के स्टेशन मास्टर है अनिल तिवारी जी, वो घूमते रहते हैं प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने पूछा, लाठी लेके चलती थी, क्या बात है? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है। तो ठीक है, मैं तो आपको अभी माझागर फाउंडेशन में अपना घर आश्रम पूना में भेजता हूँ। फिर चेतगंज पुलिस स्टेशन है वाराणसी में, उनकी मदद से उनके बेटे को खोजा गया। उनका बेटा पोता आया, उनकी काउंसलिंग हुई कि आप इनको लेके जाएं। वो लेके गए। परिवार गरीब था तो जो भी उनको ले जाने का खर्चा है वो सब आश्रम ने दिया। लेकिन जब आप भेदभाव करते हैं उनके साथ तो उनके अंदर रंजिश होती है, वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं इसके। सर कुछ मानसिक रोग है। इस जगह सर मैं चाहता हूँ कि आप एक अगेन कुछ एक ऐसा मतलब प्रैक्टिकल सोल्यूशन या फिर अपना एक टेक बताएं, ताकि अभी के जो युवा वर्ग हैं या फिर ऐसे बेटे बहुएं जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका, जो इस तरह का भेदभाव करते हैं या उनका टेक केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दें आप प्लीज, मैं चाहूंगा सर, ताकि कि ऐसे इन परिस्थितियों से जूझने वाले बच्चे कुछ सही दिशा उनको मिल सके, कुछ सही मार्गदर्शन मिल सके कि कुछ भी है तो वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम जब बच्चे थे तो उन्होंने भी तुम्हारी बदमाशियों को झेला है, तुम्हारे शरीर की गंदगी को मैल को साफ किया है बिना किसी रोष प्रकट किए हुए। सेम पेशेंस यू आल्सो हैव टू शो द सेम एम्पैथी व्हेन योर पेरेंट्स आर इन दिस स्टेज, दिस ओल्ड स्टेज। सो प्लीज सर कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे ताकि इनका परिवर्तन काइंड ऑफ हो सके। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, मैं कर्म के सिद्धांत में बिलीव करता हूँ, और फॉर्चुनेटली भारतीय लोग भी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, इसमें हम बिलीव करते हैं। तो हम जिनकी काउंसलिंग करते हैं, जिनकी फैमिली मिल जाती है, तो हम लोग एक पॉइंट पे बहुत जोर देते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अगर आया है जो मानसिक रोगी है, या तुम्हारे समय पर या तुम्हारे पैसे पे डिमांड हो रही है क्योंकि उनका इलाज कराना पड़ रहा है, उनका टेक केयर करना पड़ रहा है, तो ये कर्म का सिद्धांत है। इस जन्म में या पिछले जन्म में ऐसे कोई कर्म हुए हैं जिनका भुगतान करने के लिए आदमी तुम्हारे जीवन में आया है। या तो तुम इसको अच्छे से इनकी सेवा कर लो और अपने कर्म का जो है हिसाब किताब बराबर कर दो, और इनको अगर तुमने निकाला
और घर नहीं ले गए तो वो कर्म तुम्हारा बाकी रह जाएगा और वो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा और भी भारी चक्कर में पड़ोगे। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो कर्म अकर्म है उसका जो कोई फल मिलता है, उसी कारण से ये मानसिक रोगी या कैंसर रोगी या जो भी है वो हमारे परिवार में आते हैं। वो उनकी सेवा करके हम अपने कर्मों का निराकरण कर सकते हैं और स्लेट को क्लीन करके आगे बढ़ सकते हैं। और उसको हमने नहीं निभाया तो फिर हम किसी बड़े चक्कर में पड़ेंगे आगे जा करके। तो इसीलिए मेरा सभी से कहना है कि जो आपके कर्म के अनुसार, जो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, आपके जीवन में जो इस तरह के व्यक्ति आते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो आपके बच्चे हों, बच्चे को भी छोड़ दे रहे। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो रियल कहानी हमारे यहाँ है। जी सर प्लीज। 22 साल की बेटी है, सेरेब्रल पाल्सी है उसको, मतलब उसके मसल्स काम करना बंद कर दिए। जब तक उसकी माँ जिंदा थी उसका टेक केयर हो रहा था। बाप शराबी है और एक छोटा सा किसान है और वो उसका टेक केयर कर नहीं पा रहा था। बाप ने बेटी को घर से निकाल दिया। नारायणपुर एक जगह है पूना के पास में, वहां से समाज सेवकों ने, सोशल वर्कर्स ने फोन किया कि इस तरह का एक केस है, अभी हम लोग कुछ लोग मिलकर उसका टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत देखरेख की जरूरत पड़ेगी, तो उसको लेके आए। हमने उस बाप को कहा कि भाई तेरे कर्म के सिद्धांत के हिसाब से आई है, इसका टेक केयर करो, तो तैयार नहीं हुआ। तो इसीलिए मेरा, और कुछ किसी को बोले कि नहीं ये आपकी माँ बाप हैं, आप इनको करना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आता, तो हम डराते हैं इस बात से। ये कर्म का सिद्धांत है, इसको या तो पूरा करो नहीं तो और बड़े चक्कर में पड़ोगे। तो ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने लोगों को लेके जाते भी। ओके ओके सर, एक सवाल मेरा यह भी है कि इनका आपको लीड कहाँ से मिलता है? लाइक पीपल कॉल यू अप कि ऐसा केस है यहाँ पर, चाहे वो स्टेशन पे हो या किसी गांव में हो, कि इनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, देन योर टीम रीचेज आउट टू देम, या फिर यू ऑल्सो कीप लुकिंग फ्रॉम योर एंड कि ऐसे लोग, क्योंकि देखिए इनका नंबर ह्यूज है, ये तो हम सब कोई जान रहे हैं, और इस बड़े नंबर को टेक केयर करने के लिए बड़े रिसोर्सेज की भी जरूरत है, ये भी हम जान रहे हैं। इट इज नॉट possible from a person, or or a group of people only to be able to or capable to handle such a big number of cases. So इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे आप इनको रीच आउट करते हैं, और दूसरा कि कैसे इसको हम बड़े स्केल पर कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू नीड, या फिर जो भी इस तरह के एस्पिरेशन रखते हैं कि हम समाज सेवा कर सकें आगे चलकर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, वेयर टू स्टार्ट विद? देखिए, 4 तरह से हमको लीड मिलती है। जी सर। पहला तो हमारी 2 एम्बुलेंस है जो घूमती रहती है ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। ओके। और हम लास्ट मार्जिनलाइज लोगों को लेते हैं, जो भीख मांग सकते हैं उनको हम नहीं लेते। उनका तो काम कैसे भी चल रहा है ना। जी। तो हमारी एम्बुलेंस जाती है, उनको रेस्क्यू करके फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां पर फॉर्म भरा जाता है, कौन सी संस्था लेके गई, क्या एम्बुलेंस का नंबर है, क्या ड्राइवर का नंबर है, और कौन मैनेजिंग ट्रस्टी है, उसमें मेरा नाम दिया जाता है। तो फिर पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको लाया जाता है। दूसरा है, पुलिस से, कमिश्नर से हम मिल चुके हैं तो सारे पुलिस थानों में ये चिट्ठी जा चुकी है, तो पुलिस हमारे यहाँ पहुंचाती है, दैट इज सेकंड। ओके। थर्ड है, सोशल वर्कर्स का एक ग्रुप है जिसमें हम जुड़े हुए हैं, जिनको मालूम है, तो वो सोशल वर्कर्स का जो ग्रुप है वो हमें बताता है यहाँ पे है, आप लेके जाइए, और कुछ सोशल वर्कर पहुंचा के भी जाते हैं। चौथा है, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट में या बॉम्बे में, वहां भी कई बार ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है जिनका कोई नहीं है और वो ओल्ड एज में है, लेकिन उनको बेड की जरूरत होती है, वो थोड़ा बहुत ठीक होते हैं तो उनको रिलीज करना पड़ता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप इनको रिलीज ना करें, हमें फोन करें, हम इनको लेके जाएंगे। तो चौथा सोर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, खुद की एम्बुलेंस, समाज सेवकों द्वारा सहयोग, पुलिस द्वारा, और चौथा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके। और सर इसका रिसोर्सेज के बारे में जो मेरा दूसरा सवाल था कि रिसोर्सेज आप कैसे रूट आउट करते हो, और जिनका एस्पिरेशन है या फिर जो अपने तरफ से कुछ करना चाहते हैं इसी आपके सेम लाइन ऑफ थॉट के साथ, उनको व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन? देखिए, मान्यगर कहाँ जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, जी सर। पहले तो हम लोगों ने अपने पैसे से शुरू किया, 2 आश्रम स्टैब्लिश किए, रनिंग खर्चा भी चलाया, लेकिन धीरे धीरे जब समाज के लोगों को पता चलता है, सबसे पहले आगे आए मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो मुझे 40 साल से 50 साल से जानते हैं, और राजीव कर रहा है तो ये हम इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और इसकी हेल्प करना चाहिए। तो रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने हेल्प करना शुरू किया। फिर समाज के लोग आए, देखे बहुत अच्छी सेवा हो रही है, वो लोग जुड़ना शुरू किए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 4 फेजेस में करीब 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ, छोटा अमाउंट नहीं है। फर्स्ट फेज इटसेल्फ का कॉस्ट
इंक्लूडिंग जमीन 50 करोड़ है। तो हम CSR रजिस्टर्ड हैं, हम कंपनियों के पास भी जाना शुरू कर रहे हैं। भी एक जापानीज कंपनी है, हिटाची है, जिन्होंने हमें 80 लाख रुपया दिया है। तो इस तरह से संसाधन तो चाहिए, लेकिन अगर आप में सच्ची सेवा कर रहे हो तो संसाधन अपने आप ईश्वर भेजता है। ओके, बिग लेसन। आज अपना घर भरतपुर, रोज का खर्चा उनका रनिंग एक्सपेंसेस 14 लाख रुपया है। 5,000 लोग रहते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस साल का 50 करोड़ है। वो 23 साल से चल रहा है, पैसा आता है। अच्छी बात क्या है कि बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और डॉक्टर BM भारद्वाज जो उसके संस्थापक हैं, वो 25 साल की उम्र से ये कर रहे हैं, पिछले 23 साल से। उन्होंने शादी भी इस शर्त पे करी कि अपने बच्चे नहीं करेंगे हम, ओके, क्योंकि ये जिंदगी इनके लिए। तो साधन तो ऐसा है कि सेवा भाव मन में आ जाए ना, खुद ब खुद साधन तो अपने आप आएंगे। सेवा में मिलावट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे NGO गलत काम करते हैं, आप उन गलत कामों से बचें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ पूना की। प्लीज सर। भारत का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम पूना में है, जिसको सिंधु ताई सपकाल, ताई मतलब दीदी होता है, सिंधु ताई सपकाल। हालांकि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 74। उनकी छोटी सी कहानी यह है कि वो 25,000 बच्चों की मां बनी अपने जीवन काल में। 4th ग्रेड ड्रॉप आउट, 20 साल की उम्र में, आज से 55 साल पहले उनके पति ने और ससुर ने उनको मार मार के घर से निकाला जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने एक ग्वाला काउ शेड जो होता है, उसके काउ शेड में शरण ली। 3 दिन बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ। अम्बिलिकल कॉर्ड जो माँ को बच्चे से जोड़ता है जी, उसको उन्होंने अपने हाथों से वहां से पत्थर लेकर के अलग किया। जी सर जी। 20 साल की उम्र में उन्होंने, सिंधु ताई ने सोचा कि मैं कहाँ सेफ रहूंगी, सड़क पे तो सेफ नहीं हूं मैं। शमशान। तो उन्होंने शमशान घाट चुना। जी। और शमशान घाट में, महाराष्ट्र में जवारी के आटे का पिंड बनता है, नॉर्थ इंडिया में आटे, गेहूं के आटे का बनता है। वो पिंड लोग छोड़ के जाते हैं शमशान में। घर में अपशकुन हुआ, एक घड़ा फोड़ा जाता है, उसमें थोड़ा पानी बच जाता है, तो वो उस पिंड के आटे से रोटी बना करके जो लाश जल रही होती थी उस पर सेकती थी। और जो घड़े में पानी होता था वो पानी पीती थी, और अपनी बच्ची को भी, और आसपास के जो अनाथ बच्चे भूखे रहते थे उनको भी वो लाश के ऊपर सेकी हुई रोटी खिलाती थी। उन्होंने देखा बहुत दुख है, बहुत अनाथ बच्चे हैं, मैं अनाथ आश्रम एक बनाऊंगी। 1 रुपया हाथ में नहीं है। खुद का घर भी। आपने जो रिसोर्सेज का सवाल किया, भारत का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम किसने बनाया? सिंधु ताई सपकाल ने, जिन पर एक मूवी बनी, जिनको पद्मश्री दिया गया। और 25,000 बच्चों की मां बनी, 1 रुपया हाथ में नहीं। उन्होंने आश्रम कई बनाए अनाथ बच्चों के लिए पूना में। आज भी उनके अनाथ आश्रम में उनकी डेथ के बाद भी 2,000 बच्चों का टेक केयर होता है। 25,000 बच्चे निकल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं लाखों लोगों का हेल्प होगा। जी। तो उनको सेवा सच्ची थी, भगवान ने उनको रिसोर्सेज भेजे, रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया, तो जाकर के आंचल फैला देती थी। मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ, जी सर। उनकी कहानी शुरू को याद करते हुए थोड़ा सा मुझे भावुक हो रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, दैट्स ओके। Want to have some water before we continue? तो साधन तो ऐसी बात है राहुल जी, जी सर। आप आगे बढ़ो। जी सर। जो शक्तियां हैं विश्व में, चाहे आप उनको कुछ भी नाम दीजिए, वो शक्तियां आपकी हेल्प करती है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये माझागर का 150 करोड़ का प्रोजेक्ट भी अगले 6 साल में पूरा होगा, और अगले 2 साल में फर्स्ट फेज भी 50 करोड़ का जो कॉस्ट है वो भी पूरा होगा। Very nice. We wish you all the best, and this is, I don't know, I'm nostalgic too. So moving ahead, sir, just continue with the interview. What are the managing challenges? अगर मैं पूछूं कि challenges क्या-क्या real like challenges जो आप face करते हो while running this institution, मादा का whole ये जो आप एक मुहिम के पीछे निकले हो, what are the main challenges you are facing on daily basis और बड़े स्तर पर? ऐसे 200 लोग जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बीमार हैं, जी सर। उनका टेक केयर करना आसान नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है रात को या कभी भी। तो 200 ऐसे लोगों का टेक केयर करना, आप खाली इमेजिन करिए, किसी परिवार में एक आदमी भी क्रिटिकली इल हो तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है।
तो 200 ऐसे लोगों का टेक केयर करने के अपने चैलेंजेस हैं। फिर फंड रेजिंग के चैलेंजेस हैं, फिर कंप्लायंसेस के चैलेंजेस हैं, सरकारी बहुत सारे रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो एक ऐसे जो चैलेंजेस हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा जा सकता है। मेजर चैलेंज एक है ऑपरेशनल चैलेंज। ओके। इन लोगों को डायलिसिस कराना है, इसको हफ्ते में एक बार, इसको रोज, इसको 2 दिन में एक बार, तो उनको लेके जाना हॉस्पिटल हर रोज, उनका कराना। और जो 58 बेड रिडन लोग हैं उनका टेक केयर करना। जी सर। महीने का 27,000 मील सर्व होता है, उसको बनाना। दोनों आश्रम मिला के 1 लाख रुपए रोज का खर्चा है, 30 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो उसको अरेंज करना। क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी, जी। मैंने अपने पैसे 2 तरह से दिए, एक एस्टेब्लिश करने के लिए, शुरू में रन करने के लिए, और बाकी पैसे जमीन खरीदने के लिए। जी ऐसी संस्थाओं के लिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के रूल हैं उनको फॉलो करते हैं, तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। सर, अगर हमारे श्रोताओं में से या फिर अगर दिस इंटरव्यू गोज टू, अगर उनमें से कोई, इफ दे वांट समबडी वांट्स टू स्टेप अप, एंड वी होप सो, तो how can they reach you out, or do you have any website, you have any, how do you, if they want to extend their help, वो कैसे आगे बढ़ के आप नहीं, वो हमारी सबसे कर सकते बढ़िया तरीका तो है कि हमारी वेबसाइट है माझाघर.org है। आप इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से डोनेट कर सकते हैं, और इस नोबल मिशन में जो लोग अपना योगदान देना चाहें दे सकते हैं। सर, वैसे तो मतलब इस समाज में अभी हम देख रहे हैं कि एक पोलराइज हमारी सोसाइटी भी बहुत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत ही पोलराइज हो चुकी है, चाहे बीट ड्यू टू कास्ट हो चुकी है, या फिर इतिहास भी रहा हमारा कि ये कास्टिज्म वाली फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग्स से लोग एक दूसरे के प्रति एनिमोसिटी रखते हैं। भाई भाई के बीच लैंड डिस्प्यूट हो, या फिर इस तरह के तमाम वो सामाजिक कारण जिसके चलते लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, रंजिश रखते हैं इसी जीवन में। उसी धरती पर एक तरफ आपके जैसे भी लोग हैं जो समाज, मतलब जिनसे आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, वैसे लोगों की आप मदद करना चाहते हैं। आपका क्या मैसेज होगा सर टू टू ह्यूमैनिटी, कि किस लेवल से ये, इन दोनों माइंडसेट में सर क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू माइंडसेट? की एक जगह जहां आप जैसे लोग हैं जो इस धरती पे, अगर कोई इंसान है जिसका कोई नहीं है, उसको आप भगवान मान के उनकी सेवा कर रहे हो, एक जगह इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो भाई भाई का झगड़ा है, जात धर्म में बटा हुआ हमारा समाज एक दूसरे से धन के अर्जन के लिए हो या जिस भी कारण से एक दूसरे के प्रति इतनी रंजिशें रखता है कि इवन देयर आर मेनी केसेस वेयर दे आर रेडी टू टेक ईच अदर्स लाइफ, राइट? जान से मारने को भी आतुर हो जाते हैं। तो ये कौन सा माइंडसेट है सर, और आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस तरह के लोगों को? राहुल जी, देखिए, बिहार के एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ और जी ग्रेजुएशन तक मैं बिहार में रहा, तो मैंने कास्टिज्म को बहुत करीब से देखा है। जी। और इस तरह से भाई भाई के झगड़े, जमीन के झगड़ों में मौतें, गोली चल जाना, ये सब मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हम्म, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक समाज में इस तरह की चीजें रहेंगी कि हम कास्ट के बेसिस पे और अपने, किसको कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन, जी उसके हिसाब से लड़ते रहेंगे, तो वो समाज पिछड़ा रहेगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज बिहार बहुत विकसित प्रदेश में नहीं है। जितना विकास गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये सब का हुआ है, उतना विकास बिहार में नहीं हो पाया। और मैं ये मानता हूं कि ये जो आपने कुरीतियों का वर्णन किया, वो उसकी जिम्मेदार है। नहीं तो हम बिहारियों में कमी क्या चीज की है? हम बुद्धि में और मेहनत में भारत के किसी भी प्रांत के लोगों से कम नहीं है। यस। एज ए प्राउड बिहारी मैं ये कह सकता हूँ। शेयर थोड़ा सम सा, ऑफ देम सर, आप एक दो हाँ, शेयर करना मैं चाहोगे बताता हूँ। सर, प्लीज? तो ये जो आपने बोला कि मैसेज क्या है जो कास्टिज्म से ऊपर होकर के हम इस चीज को करें, क्योंकि हमें कास्टिज्म और दूसरी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। और सेवा के क्षेत्र में हम आ गए हैं, तो आज किसी 86 साल की लेडी को रेस्क्यू करने से पहले उसका हम धर्म पूछेंगे, उसकी जात पूछेंगे? नेवर। एक लाचार लावारिस बीमार है, उसका कोई धर्म नहीं होता। और सेवा करने वाले जिस दिन धर्म देखने लग जाएंगे ना, तो वो सेवा सेवा नहीं है। तो इसीलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि अगर बिहार विकसित हुआ तो हमारे बच्चे, हमारे बेटा बेटी,
हमारे पोता पोती को एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। और आज भारत को 75 साल 76 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, लेकिन बिहार की हमारी जो गरीबी है, पिछड़ापन है, वो थोड़ा सा उस पर काम करना बाकी है। और आप जो ये सीरीज चला रहे हैं, जी सर, सेलिब्रिटीज इन इन कॉमन। कॉमनर्स, जी सर। वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। लोगों तक मैसेज जाएगा कि हम क्यों ऐसा करें। और मेरी आपको ये शुभकामना है कि इस तरह के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचें, जी सर। ताकि केवल बिहार के नहीं, हमारा जो भारत में हमारे शास्त्र और उपनिषद वेद क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जी। पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। केवल बिहार ही नहीं, ठीक है बिहार से हमें लगाव है क्योंकि हम बिहार में पैदा हुए हैं और बिहार ने हमें एक लेवल तक पहुंचाया, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण। जी। आज हमारे आश्रमों में भारत के 29 स्टेट में से करीब 14 स्टेट के लोग हैं। हम्म। तो मेरे हिसाब से अगर कोई लॉजिक खरा ना उतरे, तो इसी लॉजिक पे हम काम करें कि हमारे आने वाले नस्लों को, हमारे आने वाली जनरेशन को एक बेहतर लाइफ मिलेगी अगर हम इन चीजों से ऊपर उठ सके। जी सर, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द इंटरव्यू। मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पूछूंगा और उससे पहले मैं आपको, जी जो आपने क्वेश्चन पूछा था जी सर, कि प्लीज। किस तरह का जादुई काम हुआ, जी सर। जी। 42 साल पुरानी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, निलॉन्स को। हम्म। 8 करोड़ सालाना टर्नओवर था। 42 साल पुरानी कंपनी, को स्टार्टअप नहीं था। हम्म। मैंने उनके मालिक से पूछा कि 42 साल पुरानी कंपनी, आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है, आप 27 साल के हो, अगले 33 साल में कहां तक जाना चाहते हैं? हम्म। बोला 42 साल में 8 करोड़ तक पहुंचे हैं, अगले 33 साल में जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तब तक कंपनी कम से कम 35 करोड़ टर्नओवर तक जाना चाहिए। सर, दैट वाज इन विच इंडस्ट्री, किस सेगमेंट से? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है ये ओके। निलॉन्स। उस समय अचार इनका मेन प्रोडक्ट था। ओके। तो मैंने उनको बोला, आप कागज पे लिखो कहां से। और ये बड़ा सोचने की मेरी आदत बहुत पहले से है। आज समाज सेवा में आए हैं बहुत सारे लोग, 25 लोग 50 लोग का आश्रम खोल लेते हैं। और मेरे जो ट्रस्टीज हैं मेरे साथ, जिनको हमने जोड़ा है कि आगे भी ये काम चलता रहे, सबका विरोध रहता है, इतना बड़ा क्यों सोचना है, 4000 लोगों का। हम बोले प्रॉब्लम बड़ी है तो रिस्पॉन्स भी बड़ा होना चाहिए। तो मैंने उनको लिखाया, दीपक संघवी जी को, जिनकी उम्र 27 साल थी, आप लिखिए 8 से हम 16 पे जाएंगे और 5 साल में 8 को 100 करोड़ करेंगे। उन्होंने कागज पे नहीं लिखा, अपने मोबाइल में एक नोट बनाया। और इतने मोबाइल चेंज हुए, वो नोट उन्होंने ट्रांसफर करते रहे हर मोबाइल में। अच्छा। और इतिहास गवाह है कि हम 5 साल में 100 नहीं हुए, 132 करोड़ में। 5 साल में 8 8 करोड़ से 132 करोड़। उसके लिए कुछ करना पड़ता है। मैंने बोला मेरे बाप की कंपनी है, हर सैटरडे संडे मैंने देना शुरू किया, पूरे भारत का भ्रमण करके क्या करना पड़ेगा वो करना, और उसके लिए क्या सैकड़ों कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाया। उसका नतीजा ये हुआ कि हम भारत की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली प्रोसेस्ड फूड कंपनी बने। और टर्नओवर 16 साल में 60 गुना, 60 टाइम्स बढ़ा, जो अभूतपूर्व है। और प्रॉफिट 120 टाइम्स, 120 गुना बढ़ा। सर, आप, क्योंकि हमारे श्रोता बहुत ऐसे भी हैं, यूथ हैं, तो उनको भी कुछ मैसेज आप देना चाहोगे, या फिर व्हाट वर द की स्टेप्स यू टुक एज अ बिजनेस, क्योंकि एक डेफिनेटली एक बिजनेस को आपने 60 टाइम्स स्केल किया, तो डेफिनेटली यू विल हैव सम, सो की पॉइंट्स में अगर आप बता सकें कि क्या चेंजेस आपने लाए उनके स्ट्रेटेजी को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को। देखिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा तो 3 घंटे और लगेंगे, मैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ। मेन पॉइंट्स बताओ प्लीज। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया। हम्म। किस तरह से हमारे जो सेल्समैन दुकान दुकान जाके ऑर्डर लेते हैं, हम्म। उनकी साइकोलॉजी को कैसे इस तरह का बनाया जाए कि वो फांकी न दें, दोपहर में 1 बजे काम छोड़ करके घर न जाएं और रात 10 बजे तक भी काम करते रहे। कैसे उनके जीवन में मैंने देखा इज्जत की कमी है। कोई सेल्समैन निलॉन्स में बने या मदर रेसिपी में बने, इसके लिए पढ़ाई नहीं करता है। हम्म। वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कहीं कुछ नहीं हो पाया तो फिर हमारी जैसी कंपनियों में दुकान दुकान धक्के खाने के लिए नौकरी करता है। उसकी वाइफ भी उससे खुश नहीं है, बोलती 6 साल से तुमको बोल रहे हैं एक मंगलसूत्र टूटा हुआ है, तुम लाके नहीं दे सकते हो। बाप बोलता है देख शर्मा जी के बेटे को, डॉक्टर है, अमेरिका चला गया, बाप को महीने में 3 लाख रुपए भेजता है, और तू तो घर की रोटियां भी जुगाड़ नहीं कर पाता है। तो मैंने देखा इनके इज्जत की कमी है। तो मैंने हर क्षेत्र में मीटिंग करी और मैंने बोला आपकी एक कौन सी बड़ी ख्वाहिश है।
घर लेना है, जमीन लेनी है, रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, सब कुछ होगा। मैं रास्ता बताता हूं। बाजार में धंधा है, हम ले नहीं रहे। बाजार में किन चीजों की डिमांड है, हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। हम्म, आप तो इंडिविजुअली सबका लिखा मैंने, और आपकी सैलरी का 4 गुना आप कमा सकते हो। तो 4 गुना जो इंसेंटिव होगा वो आप एक ख्वाहिश लिखो, उसके लिए जो होगा। किसी ने लिखा मकान बनाना है, किसी ने लिखा बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई है, सब होगा। रास्ता ये है कि आप जो 4 घंटे काम करने के बाद घर चले जाते हो, 12 घंटे काम करो। 12 घंटे काम करके अगर आपकी सैलरी 5 गुना हो जाती है तो ये सौदा तो अच्छा है। हम्म, और दूसरा है, हम आपके पत्नी को और माँ बाप को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज में। मैंने एक बड़ा उद्देश्य लिया कि निलॉन्स का जो उद्देश्य है भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। हम बढ़ेंगे, ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम्म, और मैंने पर्सनली साइन करके सारे सेल्समैन के पिताजी, जहां जिंदे थे पिताजी को, पिताजी जिंदे नहीं है, पत्नी को चिट्ठी लिखी कि आपका पति या आपका बेटा भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के मुहिम में लगा है और अपने परिवार को सुरक्षित करने के मुहिम में लगा है। अगर इसको देरी होती है घर आने में तो आप इसको तंग ना करें। as the CEO of the company, you wrote a letter to तो them. इतना बड़ा मुहिम है, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। हम्म, और हर क्वार्टर उनको चिट्ठी लिखना शुरू किए, ग्रोथ तो आनी शुरू हो गई। जी, तो जो हमने नए लोग फैक्ट्री में रखे और दूसरे काम में रखे, जिसने जैसा ग्रोथ दिया, चिट्ठी हमने लिख दिया कि आपके बच्चे ने 3 नए लोगों को नौकरी दे सके ऐसा काम किया है। तो केवल नौकरी नहीं करता है, वो 3 लोगों को नौकरी दिया भी है। और वो, उसकी तनख्वाह 3,000 रुपया महीना है, 2004 की बात बता रहा हूं। वो एक चेक से 80,000 रुपया, हम्म, एक चेक से 1.5 लाख रुपया लेने के कगार पे है, और ले पाएगा। घर में इज्जत बढ़ गई उसकी। पत्नी बोलती थी, इतने बड़े मुहिम में तुम लगे हो, सीईओ साहब की चिट्ठी आई है और तुम इस बार 5 गुना कमाओगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। बाप फिर उसकी उपहास नहीं करता था, आओ बेटा कैसे हो, लो पानी पियो। तो इज्जत जब इंसान को मिलती है ना, तो कई बार वो रोटी मांगना भूल जाता है। तो इज्जत भी आई, पैसा भी आया। तो एंटरप्रेन्योर क्रिएट हो गए कंपनी में। उस सीईओ साहब बताएं ना बताएं, मुझे तो 12 घंटे काम करना है और अपने लिए करना है। beautiful. तो बेसिक बात है कि हमने एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए। पहले थे इंप्लॉई फांकी देने वाले, क्योंकि वो आपके आंख के सामने काम नहीं करते हैं, हम्म, पूरे इंडिया में कहीं कहीं काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए, उनकी जिंदगी में जो कमी थी पैसे की और इज्जत की, उसकी भरपाई की। मैं भी बहुत सारे बिजनेस स्केलिंग हैक्स देखता रहता हूँ, बट दिस साउंड्स वेरी यूनिक कि आपने यूनिक है, की। इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। फिर मैं जिन जिन कंपनियों को बताया, उसमें से कुछ कंपनियां अब इसको इस्तेमाल करती हैं। Okay. स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जी, जी, लेकिन सर। जो मेन है वो यूज ऑफ साइकोलॉजी था। और साइकोलॉजी के हिसाब से जो कमी थी जीवन, लोगों के जीवन में, उसको कैसे दिया जाए लेजिटिमेटली, और उनसे एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए जाए, ये काम किया गया। Great, sir. So as we said, like I have come to the last segment of our interview. So I'll ask you some, I'll give you some words and you have to say, one liner about that, sir. आपका view, आपका take. So ओके, what is life for you? What is life for you? लाइफ फॉर मी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज एंड सर्विस। Whether I was working as a CEO, I was an instrument for change. Now I am working full time as a social worker or philanthropist. Change is life for me. Life means change. There should be change in the lives of the thousands of orphan and street girls. There should be change in the life of destitutes who are helpless. So for life for me is an instrument for change. और हमें इस देश को, इस संसार को बेहतर बनाना है, तभी लाइफ का वो सही यूज है। Okay. What is money for you? मनी फॉर मी, आई एम आउटलायर। मीनिंग मनी का जो मेरे जीवन में डेफिनेशन है, बहुत लोगों का नहीं हो सकता है। मनी फॉर मी is the Gandhian principle that I am the trustee for whatever money I have earned. Even if I have earned with my hard work, I am the trustee. And it should be used for the betterment of society, betterment of nation, and betterment of the world. So the money that has come to me doesn't belong to me. Mhm. Okay. How about spirituality? स्पिरिचुअलिटी, देखिए, एक हिंदू के नाते
जो घर में हमने देखा कि भाई भगवान की पूजा ये सब होती थी, अब मेरा स्पिरिचुअलिटी चेंज हो गया है। अब ऐसे लोगों की सेवा ही हमारी पूजा और आराधना है, उससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी हो नहीं सकती। तो ऐसा कोई मैं किसी चीज के अगेंस्ट में नहीं हूं। तो पहले मेरे को था कि नहीं, ये मंदिर भी जाना है, ऐसे भी करना है, लेकिन आज मैं मंदिर ना जा पाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। So you are spiritual, but you have a different definition of it. यस, मेकिंग अ डिफरेंस टू अदर्स लाइफ, मेकिंग देम, उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके, वो स्पिरिचुअलिटी है। Beautiful. Okay, sir. So we are almost done with our questions. अंत में, as we asked to all our guests, give us 2 names which you would like to recommend for our show. As you know, like we are running a series CIC, Celebrities in Commerce. तो आप 2 नाम ऐसे, it can be from any arena, they would have done great in their career. किसी बड़े बिजनेस को सेटअप किया हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हो, सोशल लाइफ में बहुत कुछ बड़े अचीव किया हो, या फिर एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिटिशियन हैं, एनी 2 नेम व्हिच यू वुड लाइक टू रेकमेंड, which whom we should be inviting to our show as our next guest. राहुल जी, पहला नाम मैं सजेस्ट करूंगा प्रोफेसर राजेश अग्रवाल का। Okay. ये इन्होंने अपना करियर एज अ प्रोफेसर इरमा आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में शुरू किया। फिर IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर थे, फिर 18 साल UN में रहे, और अभी IIM उदयपुर में प्रोफेसर है। मैं इनका नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि इन्होंने हजारों बच्चों के जीवन में चेंज लाया। जो पढ़ाने अच्छे शिक्षक तो ही हैं, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी रेटिंग है, लेकिन इन्होंने मेंटर किया है स्टूडेंट को। अपने टाइम, जो पर्सनल टाइम है, उसको लगाया है बच्चों को, जो IIM उदयपुर हो या IIM अहमदाबाद हो या इरमा आनंद हो, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, उनको दिशा देने का। और उनमें से बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, जो आज इनको बहुत अच्छा टीचर मानते हैं। और भारत अगर प्रॉब्लम फ्री होगा तो उसमें टीचर का रोल बहुत बड़ा होगा। तो मैं पहला नाम उनका इसलिए देना चाहूंगा, इस बात के लिए नहीं कि वो प्रोफेसर है, इस बात के लिए कि उन्होंने अपना पर्सनल टाइम, पर्सनल पैसा लगा करके भी अपने जो छात्रों हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया है, उनको दिशा देने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए। और UN में भी 18 साल रहे, उन्होंने अच्छा काम किया। तो वो पूर्णिया बिहार से है। Oh, cool. तो वो प्रोफेसर राजेश अग्रवाल का आप कभी भी कांटेक्ट डिटेल मेरे से चाहेंगे तो मैं जी आपको सर, दे दूंगा। मैं आपको रीच आउट करूंगा सर। और दूसरा नाम मैं देना चाहूंगा जी सर, डॉक्टर BM भारद्वाज, जो अपना घर भरतपुर के संस्थापक हैं। वहां नहीं तो वो 600-700 बिहारियों की सेवा दिन रात करते हैं, आउट ऑफ 5000 लोग जिनकी सेवा वहां लगातार होती है। अभी तक उन्होंने 25,000 लोगों को हेल्प किया है 23 साल में, उसमें काफी बिहारी भी हैं। और 13,000 लोगों का उन्होंने पुनर्वास किया है, 11,000 लोगों का दाह संस्कार हुआ है। तो ऐसे महान व्यक्ति को भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, डॉक्टर BM भारद्वाज। उनका भी आपको जो भी कांटेक्ट डिटेल चाहिए मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जी सर। डू यू विजिट बिहार सर? ऑफ कोर्स, मेरा परिवार आज भी बिहार में है। वार्षिकगंज में मेरे 2 भाई रहते हैं, जो मेरा जन्म स्थान है। पटना में मेरे 1 भाई रहते हैं, मुजफ्फरपुर में 1 भाई रहते हैं, 1 भाई कलकत्ता में है। बहन मेरी जयपुर रहती है। तो 6 भाई बहन जो हमारे इमीडिएट है, ऐसे तो ताऊ चाचा मिला ले तो बहुत ज्यादा है, तो 6 में से 4 लोग तो बिहार में ही। मैं तो आता रहता हूँ, वार्षिकगंज जाता हूँ, पटना जाता हूँ, मुजफ्फरपुर जाता हूँ। ग्रेट, सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर। जाते जाते आपका कोई संदेश सर, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। हाउ डिड यू लाइक दिस शो? इस शो का कॉन्सेप्ट कैसा है? आई विश यू लक एंड आई विश योर आई विश टू गेट योर ब्लेसिंग्स एज वेल, कि हम अपने मुहिम में जो अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, अपने फील्ड में, बट दे आर द रियल हीरोज इन माय डेफिनेशन। व्हाट वी एज एज अ फैमिली ऑफ बिल्डिंग बिहार एंड एज अ टीम ऑफ अनफोल्ड विद राहुल, वी बिलीव कि ऐसे सेलिब्रिटीज बड़े पर्दों पर देखने वाले तो बहुत होते हैं, बट द रियल हीरोज आर द वन who are hidden in our society and they are in the background and doing a great service to the nation, to the society. So they are the real heroes for us and we want to get them on our show. So sir, आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? And any last message you want to say to our audience and to us sir? नहीं राहुल जी, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इससे अवेयरनेस आएगी, इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगी, खासकर युवा पीढ़ी को।
तो मुझे आपके शो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा, और बिहार पे फोकस है तो एज अ बिहारी वो मुझे अच्छा लगा। और आप अपने इनवाइटी को, जिनके साथ आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनको बोलने का मौका देते हो। जी सर। अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं हो कि बोलने का मौका नहीं देते हो। तो इसलिए मेरे को ये शो बहुत अच्छा लगा। जी सर। आपने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी की है। सेलिब्रिटीज के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं। जी सर। अक्षय कुमार कितने बजे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, सबको मालूम है। जी सर। लेकिन जो रियल डिफरेंस है वर्ल्ड में, वो ये जो कॉमनर्स हैं वो कर रहे हैं। यप। और चूंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हमारे समाज में, तो और कॉमनर्स इस क्षेत्र में आए, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंस्पायर करने का क्षेत्र हो, चाहे जॉब अच्छा काम करने का क्षेत्र हो। या तो मैं आपको बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा इसलिए लगा कि इससे अवेयरनेस फैलेगी। केवल काम होना जरूरी नहीं है, यस। अगर काम बड़े स्केल पे होना है तो उसकी अवेयरनेस जरूरी है, और वो आप अवेयरनेस फैला रहे हो, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, ऐसा मेरा कहना है। थैंक और यू सर। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके, मेरी ऐसी अपनी कोई औकात नहीं है कि मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूं, लेकिन हाथ जोड़ के मेरी विनती यही है, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। इन योर सराउंडिंग, इफ यू फाइंड समवन वर्दी ऑफ हेल्प, दोज हु आर हेल्पलेस, आप खुद ना कर सकें तो ऐसी व्यवस्था जरूर करें, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो, प्राइवेट हमारे जैसे आश्रम हो या अस्पताल हो, वहां तक आप अपने समय में से 2-4 घंटे निकाल करके ऐसे लोगों की हेल्प करें। तो भारत एक बहुत बेहतर प्लेस हो जाएगा रहने के लिए। और ये जो लाचार लावारिस बीमार हैं, जो ऑर्फन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ इंडिया है, उनको एक बेहतर भविष्य मिलेगा। और आप अपने समय का और आप अपने संसाधन का थोड़ा सा भाग ऐसे लोगों के लिए निकालें, तो आप बहुत बड़े पुण्य के भागी होंगे, आशीर्वाद के भागी होंगे, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के भागी होंगे। बस मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने शो को का आज का जो सीरीज था, आज के जो गेस्ट थे, इनको हम अलविदा कहेंगे। और इसी के साथ हम नई नई कहानियों के साथ, आप जिस तरह से आज देखे कि इतनी बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हमारे ही समाज के बीच से निकले हुए उन सारे कहानियों को सबने हमारे सामने रखा, जो कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं यूट्यूब के शॉर्ट्स और फेसबुक के रील्स बनाने में, कि इन कहानियों को और इन लापरवाहियों को हम नजरअंदाज करते जाते हैं। इस सीरीज का एक बड़ा मकसद यह भी है कि आपको आपकी वास्तविकता से अवगत कराया जा सके, आपको अपने वर्तमान में एक बार झकझोरा जा सके कि अपने इस पर ही व्यस्त जीवन से निकलकर आपकी जो सामाजिक जिम्मेवारी है, आपको जो जीवन में कुछ करना है, ताकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हो तो 10 लोगों का भला हो सके। अगर आप कुछ समाज के लिए कर सकते हो, समाज में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकते हो, यू कैन मेक, यू एंड वी टुगेदर कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले वीक हम एक नए गेस्ट के साथ, एक नए चेहरे के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक्स अ लॉट।